गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये एक हेल्थी प्रैक्टिस है। इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑन द डेली बेसिस ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। आई एम एश्योरिंग यू, ये मेरा दावा है क्योंकि दिस इज़ द प्रोसेस विच आई हैव ऑब्जर्व्ड और मैंने अपने आप को ये दिया टास्क डेली। दैट्स वाई आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग और स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगी। डेफिनेटली मेंस आंसर राइटिंग जो लगते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद होता है, जो स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में, वहाँ पे आप बहुत सारा कंटेंट यहाँ से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। फ्री पीडीएफ है द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ कोल इंपोर्ट। हम कोयला इंपोर्ट करते हैं, सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम कोयला बहुत इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे होता भी है बट इतना नहीं होता। हमारी जो डिमांड है वो बहुत ह्यूज है, तो इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसको समझना चाहिए क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे इस कॉलम में ये जो आर्टिकल में ये हिस्सा है, ये पार्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर बताया गया कि लॉजिस्टिक का क्या इशू चल रहा है। लॉजिस्टिक क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फिर क्या है, यूज़ ऑफ इम्पोर्ट्स। इशू क्या है इंपोर्ट्स के, मतलब क्या मुद्दे हैं कि भाई आयात करने में, या फिर जनरेशन एंड लोकेशन। यहाँ पे देखो एक अच्छा वर्ड आया हुआ है, स्पेक्टर। दी स्पेक्टर, TH ये दी हो गया और ये स्पेक्टर देखो क्या होता है। इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसे सुधरेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने फॉलो की है। डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। स्पेक्टर का मतलब होता है भूत, कोई काली छाया, मतलब जो बोलते हैं ना भाई डरावनी छाया थी, काली छाया थी, एक बहुत ही स्पेक्टर था, दैत्य, कोई भूत। तो ये कह रहे हैं कि जो आपको डर लगता है जिससे, द स्पेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। उन्होंने कहा कि जो स्पेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का, कि मतलब ये काली छाया है कि भाई बिजली कम होती है। राइजेज, उदय होता है, मतलब ये उगता है, जैसे सनराइजेज होता है ना इन द ईस्ट, वैसे ये भी उगता है। अगेन एज हॉट वेदर डिसेंट्स, जैसे ही हॉट वेदर डिसेंट्स, डिसेंट क्या होता है, असेंड होता है चढ़ना, डिसेंट होता है उतरना। तो जैसे ही ये हॉट वेदर आता है अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस मतलब पूरे आर पार होता है, ऐसे अब अक्रॉस होता है आर पार। इन रिसेंट ईयर इंक्रीजिंगली, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अनप्रिडिक्टेबल, जिसका अनुमान नहीं लगाया गया, वेदर पैटर्न्स, वेदर के पैटर्न चल रहे हैं। ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्ट ग्रोइंग हो रही इकोनॉमी, हैव लेड टू, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। जो काम हो चुका बट इम्पैक्ट अभी भी है। जैसे मैं दिल्ली गया था, तो अगर मान लो आप बोलोगे कि मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली गया था। बट ये बोलोगे कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ। कोई पूछे कि हैव यू विजिटेड दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा चुके हैं, बोलोगे यस आई हैव विजिटेड सेवरल टाइम्स, तो मैं जा चुका हूँ बहुत बार। तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्या दिल्ली देखा है, हैव यू सीन दिल्ली, तो बोलोगे यस आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ रह चुका हूँ। तो ऐसे ही ये कन्वर्सेशन सुधारने का तरीका है। थोड़ा सा मैंने आज एक्स्ट्रा दिया बताने, मतलब आपको बताया है। इन्होंने कहा कि भाई फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हैव लेड टू द बिग इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, पता है आपको, 5 ट्रिलियन पे बात कर रहे हैं हम, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेड टू द बिग इंक्रीज, तो इससे क्या होता है, लेड टू मतलब इसके आगे चल के बिग इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में। द मीटिंग ऑफ विच इज ए रिलायबल वे, मीटिंग ऑफ विच, मीटिंग होता है उसकी कमी को पूरा करना, डिमांड को पूरा करना। विच इन ए रिलायबल होता है विश्वसनीय, जिसपे विश्वास हो कि हाँ हम पूरी कर सकते हैं। रास्ता बिकम से चैलेंज, वो क्या बन जाता है, ये देखो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे है कि वो चैलेंज बन जाता है। बट सम ऑफ द डिस्कोर्स क्या होता है, वार्तालाप, डिस्कशन। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में, डिजर्व्स ग्रेटर स्क्रूटनी, तो उनको वे डिजर्व करते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, स्क्रूटनी, अच्छी छटनी होनी चाहिए इस डिस्कशन पे। तो उन्होंने कहा कि मोर अबाउट द लॉजिस्टिक्स। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने अच्छे से लिख दिया ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग में अपना इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकें। तो चलते हैं कैसे कैसे इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा डाटा भी बता देता हूँ इस आर्टिकल से। देखो यहाँ पे डाटा की डिस्कस किया गया है कि भाई शॉर्टेज थी इलेक्ट्रिसिटी की, अगस्त मंथ में सबसे ज़्यादा थी, जो कि कितनी थी, 840 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख और 840 मिलियन हो गई थी। 1 सेकेंड,
तो 840 मिलियन हो गई थी यूनिट्स ड्यू टू दी पुअर मानसून। मानसून अच्छी नहीं थी पिछले साल, तो 840 मिलियन यूनिट की। एक यूनिट आपने साइंस में पढ़ा हुआ बेसिक 1 किलोवाट आवर इज द, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। इसका क्या मतलब होता है? 1 किलोवाट आवर। एक आवर में 1 किलोवाट। वाट क्या होता है? पावर। पावर की यूनिट होती है, पावर बोलते हैं शक्ति, शक्ति की यूनिट होती है वाट। तो किलो वाट, किलो मतलब 10 की पावर 3 वाट पर आवर, इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं 1 यूनिट। आपके मीटर रीडिंग में आती होगी जब घर पे बिजली यूज होती है, तो 1 यूनिट। तो ये बोल रहे हैं कि 1 मिलियन 10 लाख और 840 मिलियन यूनिट्स की पूरे देश में घाटा था, शॉर्टेज थी, कमी थी। ये पूरी डिमांड जो हमारी रहती है उसकी 0.55% थी, मतलब 1% से भी कम थी। ये हम पूरी नहीं कर पाए 840 मिलियन, वो 1% से भी कम थी। मतलब इतना हमारा कितनी डिमांड रहती है देखो इंडिया में। मोर ओवर इसके अलावा अगर बात करें 0.6 मिलियन, 0.6 मिलियन मतलब क्योंकि 10 लाख होता है तो ये 0.6 मिलियन कितना होगा? 6 लाख। ये कह रहे हैं कि 6 जो लाख थी टन टन क्या होता है? टन क्विंटल के बराबर होता है। टन क्विंटल भी कह सकते हैं इसको। तो 1 क्विंटल कितना होता है? 1000 kg। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो टन्स थी ना 0.6 मिलियन टन, मिलियन तो आगे लगेगा, 1 मिलियन 10 लाख टन्स इतनी ऑफ डोमेस्टिक कोल वुड हैव, क्योंकि कोयले को वुड हैव, यहाँ सीखने की बात है। वुड हैव एड्रेस देखो, वुड हैव मतलब हो सकता था, ऐसे यूज होता है, हो सकता था। इट वुड हैव, तो यहाँ पे बोला कि कोल वुड हैव एड्रेस दिस शॉर्टेज, तो इस कोयले ने जो है शॉर्टेज को पूरा कर दिया होता है। इवन एज मतलब मानो बोलते हैं ना, इवन एज, या फिर भी इवन एज, फिर भी एज 30 मिलियन टन्स ऑफ कोल वर अवेलेबल इन दी कोल माइंस। तो 30 मिलियन मतलब बात करें जो ये हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट थी 840 मिलियन, 0.55% शॉर्टेज था जो, वो 0.6 मतलब 6 लाख टन कोयले से पूरा हो जाता। हमारी खानों में फिर भी 30 मिलियन टन कोयला पड़ा हुआ था, मतलब ये बात कह रहे हैं। तो कुछ और डाटा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड सेल्स करती है, बेचती है अबाउट 10% ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कोल इंडिया लिमिटेड इंडिया में जो कोयले की खदान खोदती है, वो कह रहे हैं कि 10% ही बेच पाते हैं प्रोडक्शन का, जितनी पैदा होती है, मतलब 90% वो ये रहता है। तो ये कह रहे हैं कि और या 70 मिलियन टन या 80 मिलियन टन ईच ईयर थ्रू दी स्पॉट ऑक्शन। स्पॉट ऑक्शन अपनी जगह पे ऑक्शन कर देते हैं। ऑक्शन क्या होता है? नीलामी। तो ऑक्शन कर देते हैं जब लगभग 70 मिलियन या 80 मिलियन जो हर साल, वो स्पॉट ऑक्शन उसी जगह पे कर देते हैं। और 10% जो करते हैं, ये 10% ही अपना प्रोडक्शन का सेल कर पाते हैं, जो कि 70-80 मिलियन टन होता है। इन्होंने कहा कि इश्यू ऑफ इम्पोर्ट्स में जानते हैं तो थोड़ा सा डाटा ये इन्होंने बताया कि जो अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं, मतलब इकट्ठा भंडारण 2024 तक इम्पोर्ट कोल वाज रिक्वायर्ड अप टू 6% ऑफ वोट। तो इन्होंने कहा कि जो उसका 6% जो था कोयले का, वो इम्पोर्ट था। द वाइडली रिपोर्टेड एक्सटेंडिंग मैंडेट क्या होता है? कंपलसरी किसी पे इम्पोजिशन करना फॉर इम्पोर्टिंग 6% कोल, 6% कोल की बात की गई थी गवर्नमेंट ने। तो आगे चलते हैं, देखो अब जानते हैं क्या क्या बात आगे की हुई है। इसको कैसे मतलब आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, डाटा मैंने आपको समझाया है कुछ क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट्स डायनेमिक या डिस्कोर्स, कैसे वार्ता है, बैकग्राउंड क्या है पीछे, अगर बात करें इसका पृष्ठभूमि क्या बनाएंगे। इंडियाज डिस्पाइट बिंग रिच इन कोल रिजर्व, इंडिया में बहुत सारे कोल रिजर्व हैं। फेसिस चैलेंज फेस करता है इन मीटिंग दी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, बिजली बनाने में, ड्यू टू इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक्स हमारा अच्छा नहीं है। मतलब ये पिछले मैंने डाटा बताया, कोल बहुत पड़ा था, 30 मिलियन टन तक पड़ा था हमारी खानों में। हमारी जो बिजली की रिक्वायरमेंट थी 340 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी, वो मतलब 0.55% डिमांड, जो इतनी डिमांड रहती है उसका इतना परसेंट था। तो हम देखते थे 6 लाख जो टन से कोयले से पूरी हो सकती थी, हमारी खानों में पड़ा था 30 मिलियन टन कोयला, फिर भी हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पाए। सितंबर मंथ की हम बात कर रहे हैं 2023 की। कोल सप्लाई चेन में दिक्कत है, लॉजिस्टिक में दिक्कत है, कोल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। दिस हैज़ लेड टू दी ग्रोइंग एम्फेसिस, तो इससे क्या हो गया, दिस हैज़ लेड टू, इससे आगे चल के क्या हुआ, ग्रोइंग हो गया, एम्फेसिस जोड़ देना उन्हें, इंपोर्टिंग कोल टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप। तो इंपोर्ट करने की जो इशू है वो चल रहा है डिमांड सप्लाई गैप की, जो इलेक्ट्रिसिटी की। हाउएवर हालांकि सम मिसकंसेप्शन भी चले हुए हैं। मिसकंसेप्शन क्या होता है, गलत कंसेप्ट बने हुए हैं, धारणा बनी हुई है सराउंडिंग दी नेसेसिटी, जरूरत के आसपास। इम्प्लीकेशन जटिलताएं हैं कोल इंपोर्ट्स की, कोयले को इंपोर्ट करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दी रिसेंट एडवाइजरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक एडवाइजरी गाइडलाइन दी थी कि 6% ही इम्पोर्ट करना है, तो उसमें बताया गया है। उसमें देखो आगे क्या कह रहे हैं, लॉजिस्टिक्स हर्डल बाधा इन कोल सप्लाई चेन। क्या बाधा आ रही है? ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडुकेट, पर्याप्त नहीं है, इनएडुकेट पर्याप्त नहीं है। रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ कोल फ्रॉम माइंस टू पावर प्लांट। माइन से पावर प्लांट तक जो सप्लाई होती है ना उसकी कोयले की होनी पड़े, लीडिंग टू डिलेज, जिससे क्या होता है आगे डिले होता चलता है। स्टॉक पाइल बिल्डअप्स, जो स्टॉक पाइल मतलब क्या होता है, स्टॉक पाइल क्या होता है, अपना कोटा रखते हैं ना जो बिल्डअप्स, उसमें कमी आती है। पोर्ट कैपेसिटी, बंदरगाह की कैपेसिटी में भी दिक्कत है। लिमिटेड पोर्ट कैपेसिटी एंड कंजेशन, भीड़ लगना, डिले इन दी अनलोडिंग ऑफ इम्पोर्टेड कोल। बाहर से देश से कोयला आया, उसको अनलोड करने में टाइम लग गया, कंजेशन है, भीड़ लगी रहती है पोर्ट पे। फर्दर एग्जास्परेटिंग, बढ़ा देते हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन के बाधा आ जाती हैं। सप्लाई चेन मतलब उसको लाने ले जाने में दिक्कत आ रही है। अब क्वालिटी कंट्रोल, आपको पता है कोयले की बहुत सारी पिट कोयला और एंथ्रासाइट्स वगैरह, ये जो कोयले की क्वालिटी होती हैं, जो एंथ्रासाइट्स, बिटुमिनस, तो ये कोयले की क्वांटिटी होती है, उनमें कार्बन कंटेंट कितना होता है उसी बेस पे होते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द कोल, एंथ्रासाइट्स, बिटुमिनस, तो ऐसे कोल हैं। इन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल का इशू है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंट कोल क्वालिटी, कंसिस्टेंट मतलब बनी रहनी चाहिए, कभी नहीं है कि कभी अच्छा क्वालिटी का आ गया कभी खराब क्वालिटी का आ गया। एंड वी हैव टू लाइक स्क्रूटनाइज दिस पर्टिकुलर लूप होल्स। चैलेंज है एंड पॉजिटिव चैलेंज, मतलब ये एक बाधा रखता है, चैलेंज रखता है। स्पेशली मतलब स्पेशली देखो, एक होता है स्पेशली ऐसे ई हटा देंगे तो तब भी स्पेशली बनेगा, बट वो होता है कि स्पेशली दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड में हम बात कर रहे हैं विद द इम्पोर्टेड कोल विच मे हैव वेरिंग स्पेसिफिकेशन। वेरिंग होता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन आती हैं, मतलब कोयले की कार्बन कंटेंट की। एंड मे हैव मतलब शायद हो सकता है कि उनमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो, कैरेक्टरिस्टिक हों। इवेल्युएशन ऑफ द कोल इम्पोर्ट नेसेसरी, इवेल्युएट करना, जैसे आपका एग्ज़ाम इवेल्युएशन होता है ना, उनका मार्क्स आपको आते हैं, तो सेम इवेल्युएशन हो सकता है अपनी कोल इम्पोर्ट नेसेसिटी का। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट कितनी लग रही है और बेनिफिट कितना हो रहा है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस क्या होता है, उसका विचार विमर्श करना पड़ेगा। वाइल इम्पोर्टिंग कोल मे सीम, शायद ऐसा लग सकता है कि लाइक ए क्विक फिक्स टू मीट डिमांड, ऐसा लग सकता है कि हमें भाई हम कोयले को इंपोर्ट कर लेंगे तो हम क्विक फिक्स कर देंगे मीट डिमांड जो इलेक्ट्रिसिटी की है। एक कंप्रेहेंसिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट कितनी लग रही है, बेनिफिट कितना हो रहा है उसका एनालिसिस करने में रिवील उजागर करता है। इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग, अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम इम्प्रूव करने में डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स, डोमेस्टिक की जो घरेलू अपना यहाँ पे लॉजिस्टिक्स होता है, लॉजिस्टिक क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना। कुड यील्ड, कुड देखो कुड होता है डिस्टेंट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर में आप राजा बन सकते हो, बोलो यू कुड बी ए किंग, राजा बन सकते हो, सेम ऐसे ही कुड यील्ड, ये मतलब यील्ड क्या होता है, इसकी अपोज हो सकती है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये लेके आ सकता है बहुत लंबे बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग, पैसे बचा सकता है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या होता है, कोई नुकसान हो जाए उससे जल्दी रिकवर करना, तो उस चीज़ को सप्लाई चेन रेजिलियंस को, डिस्ट्रप्शन को रोक सकते हैं। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया। ये कह रहे एनर्जी सिक्योरिटी, ओवर रिलायंस, ज़्यादा डिपेंड रहना ऑन कोल इम्पोर्ट्स कंप्राइजेज एनर्जी सिक्योरिटी। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, चीज़ों में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हाँ किसी चीज़ को वही चलो ठीक है इससे गुजारा कर लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम। एज इट एक्सपोजेज द कंट्री टू जियो पॉलिटिकल रिस्क, ये एक्सपोज कर देता है इंडिया को, क्योंकि एक्सपोज का मतलब होता है ये वल्नरेबल बना देगा या इसका सामना होगा किससे, जियो पॉलिटिकल, जियो होता है अर्थ, पॉलिटिकल जो राजनीति चलती हैं, तो उसी के हिसाब से एक कंट्री दूसरे कंट्री, मान लो कोई कोल सप्लाई को डिसरप्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली इंडिया वल्नरेबल हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आदमियों में हाहाकार मच जाएगी, तो प्राइस फ्लक्चुएशन आ सकता है। मतलब कोई अपना कोल एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया को तो ऑटोमेटिकली कोल के प्राइस हाई हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा फ्लक्चुएशन का था ऊपर नीचे अप डाउन होना इन इंटरनेशनल कोल मार्केट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, importing coal may have environmental implication due to increased greenhouse gas emission associated with the transportation and handling। ये क्या कह रहे हैं कि importing coal, import करना, कोयला लेके आना, may have environmental implication, तो कोयले को लेके आना may have शायद कर सकता है, environmental में जटिलता है due to increased greenhouse gas emission, तो इंक्रीज हो सकती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन associated with the transportation and handling।
एसोसिएटेड मतलब जुड़ा होना, एमिशन एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। इन्होंने कहा कि इंपोर्ट करना कोल को मे हैव इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन। अगर हम कोयले को इंपोर्ट करते हैं, कोल मे हैव हो सकता है फ्यूचर में इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, इन्वायरमेंट की जटिलताएं ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इंक्रीज जैसे इंपोर्टिंग कोल, कोयले को इंपोर्ट करते हैं, मे हैव इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। हम अगर कोयले को इंपोर्ट करते हैं, मे हैव फ्यूचर में कर रख सकता है इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन, वातावरण में जटिलताएं ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे CO2 वगैरह होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन मतलब जैसे पोली इफेक्ट होता है जिसमें फसलें उगाते हैं, सेम ऐसी ग्रीन हाउस इफेक्ट, गर्मी आ जाएगी यहाँ पे, एमिशन हो जाएगा एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। ट्रांसपोर्टेशन में भी तो कार्बन एमिशन होता है या हैंडलिंग करने में भी, तो इसलिए ये हो सकता है इशू, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ते हैं कोयले के। अब ये क्या है, इनको हमें इवेल्युएट करना है। अभी क्या इम्प्लीकेशन ऑफ द मैंडेटरी कोल ब्लेंडिंग। कोल ब्लेंडिंग मतलब होता है ब्लेंड करना, किसी दो चीज़ों को मिलाना, सम्मिश्रण या कॉन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है कॉन्फ्लेशन, सम्मिश्रण, दो मुद्दों को एक चीज़ मिलाना, किसी चीज़ में कॉन्फ्लेशन। तो उन्होंने कहा कि कॉस्ट कंसिडरेशन, मैंडेटरी कोल ब्लेंडिंग मतलब ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस ने कि 6% ब्लेंडिंग करनी है इंपोर्ट्स वाले की। मैंडेटरी कोल ब्लेंडिंग एज सजेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर कुड लीड टू, मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया कुड का कैसे, कुड लीड टू, इसके आगे क्या बढ़ सकता है, इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एज इम्पोर्टेड कोल टेंड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव। तो इम्पोर्टेड कोल थोड़ा सा महंगा आता है, बाहर से लेके आते हैं, टू बी मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा सा टू बी फ्यूचर में मतलब होगा टू बी, जैसे बोलते हैं ना दिस इज टू बी डन, ये काम होना है, सेम ऐसे ही टू बी को समझ सकते हैं। तो कोल टेंड्स टू बी मतलब टेंड्स क्या होता है, संभावना, टू बी मोर एक्सपेंसिव देन द डोमेस्टिक सोर्स कोल। डोमेस्टिक यहाँ से लेते हैं, बाहर से ज़्यादा महंगा आता है कोयला। क्वालिटी कंट्रोल एंड चैलेंजेस, इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ एक दूसरे में सामंजस्य बैठना रही, जैसे बोलते हैं ना कि मैं इस बंदे के साथ कंपैटिबल नहीं हूँ, तो ये मेरे साथ सामंजस्य नहीं बैठा रहा, सिंक्रोनस नहीं है हम, तो सेम कंपैटिबिलिटी देखना है कि भाई, एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी। तो कंपैटिबिलिटी भी है कि सेम सामंजस्य बैठ रहा है, जैसी क्वालिटी हमें चाहिए वैसी बन रही है, या कंसिस्टेंट लगातार मेंटेन कर रहा है, या क्वालिटी एक ट्रक आके फिर दूसरा ट्रक बेकार क्वालिटी का दे रहा है। इस ब्लेंडेड कोल मिलाना है उसमें, मतलब जो इम्पोर्ट किया हुआ, टेक्निकल चैलेंजेस भी आते हैं मिलाने में, या विच में इफेक्ट द एफिशिएंसी मतलब इतना अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी, उसकी रिजल्ट नहीं आएगा जितना इनपुट देंगे, या परफॉर्मेंस ऑफ द पावर प्लांट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड अल्टरनेटिव, क्या रेगुलेट कर सकते हैं इसको, रेगुलेट जैसे फैन का रेगुलेटर है वैसे ही तो करोगे, नियमित कैसे करोगे, मैकेनिज्म क्या एक यांत्रिकी लगाओगे, अल्टरनेटिव क्या है इसके, अल्टरनेटिव मतलब इसका अलग ऑप्शन क्या है, डाइवर्सिफाइड करो, प्रीमियम प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी। प्रोक्योरमेंट देखो ऐसे होता है, प्रोक्योरमेंट 3 टर्म आज को आपको बताऊंगा, जैसे होता है बाई कोई लोकल मार्केट से आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको बाई बोलते हैं, जस्ट पैसे दे दिए ले लिया। और परचेज देखो होता है जिसका आप बिल वगैरह लेते हो या जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, परचेज बोलते हैं उसको। प्रोक्योरमेंट होता है जैसे आप कोई चीज़ें लेते हो, अच्छे से उसको बिल लेते हो, हाई कॉस्ट रहती है, फिर आगे रिलेशन बना के रखते हो कि आगे भी सप्लाई होगा, बाद में भी रहेगा, या कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसका भी जानते हो, तो सेम इसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी मतलब आगे भी रिलेशन बना के रखते हो उस पर्टिकुलर वेंडर के साथ। तो ये कह रहे हैं डाइवर्सिफाइड करो अपने को, एक जगह से कोयला नहीं लेना, अलग अलग जगह से लेंगे। पावर प्लांट्स कुड अडॉप्ट डाइवर्सिफाइड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डोमेस्टिक सप्लायर्स, इन्वेस्टमेंट इन एडवांस कोल बेनिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी जिससे ज़्यादा फायदा हो ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करो, एक्सप्लोर करो अल्टरनेटिव फ्यूल सच एज रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए। रेगुलेटरी ओवरसाइट क्या होता है, निगरानी रखना। कैसे, रेगुलेटरी बॉडी नीड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन दी कोल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस। जैसे पता है 2G कोल स्कीम सबको पता है, सेम ऐसे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में मतलब ये चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। वाइल आल्सो इंसेंटिवाइजिंग, प्रोत्साहन देना चाहिए इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट पैसा लगा सकें। इंप्रूविंग डोमेस्टिक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि रेलवे तो अच्छा करे, ताकि और भी डोमेस्टिक ट्रक वगैरह भी अच्छे से चलें, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, कुछ अच्छे इंसेंटिव प्रोत्साहन, कुछ पैसे की छूट दे देनी चाहिए, अच्छा किराया देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली लगेंगे आदमी इस काम में। रीजनल डिस्पैरिटीज़, लोकल लेवल पे क्या
विभिन्नताएं हैं। टेलर्ड होता है कस्टमाइज अप्रोच लेके आना चाहिए। आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दी वेरिंग नीड्स ऑफ द पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। कहाँ पे कोई पावर प्लांट है उसकी अलग से रिक्वायरमेंट जाने क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे, या जनरेशन कैपेसिटी जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, योग्यता है, हर उसका पावर प्लांट जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। विद ए फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन फोकस करना है कि लॉजिस्टिक में पैसा लगाओ इन रीजन्स एरिया में विद हाईएस्ट डिमांड सप्लाई गैप, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाओ। कोयले की दिक्कत है। कंक्लूजन की बात यह है कि डिस्कोर्स जो वार्तालाप है सराउंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट्स मस्ट कंसीडर द न्यूआंसेस तो है कि छोटी छोटी बात है सूक्ष्म ऑफ द कंट्री एनर्जी लैंडस्केप मतलब एरिया क्षेत्र डोमेन। तो एनर्जी सेक्टर के जो एरिया में ये हमें देखना चाहिए, जो कोल की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक चैलेंजेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको रेगुलेशन कैसे करना है, नियमित कैसे करना है, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन या इन्वायरमेंट की चिंताओं को भी देखना है। वाइल इंपोर्टिंग कोल में ऑफर शॉर्ट टर्म रिलीफ, क्या कह सकते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं कोयला, खरीदते हैं दूसरे देश से, ये छोटा टाइम का रिलीफ राहत हो सकती है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन इंप्रूविंग डोमेस्टिक लॉजिस्टिक, हमें लॉजिस्टिक में ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए ना कि इंपोर्ट पे। डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग तरह से प्रोक्योरमेंट ले, अलग अलग जगह से लेके आए। प्रमोट करो इन्वेस्टमेंट इन दी इंप्रूविंग डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स, डाइवर्सिफाई प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी एंड प्रमोटिंग करो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाना चाहिए हमें। आपको पता है मोदी जी ने टारगेट दे रखा है 2047 तक हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड नहीं रहना है। तो एड्रेसिंग करो मिसकंसेप्शन, और 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल पे पहुंचना है, ये भी मोदी जी ने जो बात की गई है। और 2030 तक भी हमें मतलब 50% जो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करनी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, या मतलब पंचामृत वगैरह जो इनको टारगेट दिए हुए हैं वो चीज़ें हैं। एड्रेस करना चाहिए, चीज़ों को सोल्व करना चाहिए, मिसकंसेप्शन को जो हमारे अंदर धारणा बनी है एडोप्ट करो। होलिस्टिक मतलब पूरा अप्रोच, पूरा लंबा चौड़ा हिसाब करना चाहिए। और एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड मिटिगेट करना, कम करना है इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज को इन दी लॉन्ग रन, लंबे टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है उसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो गर्मी आने वाली है, आदमी पागल हो जाएंगे इतनी ज़्यादा गर्मी में। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर दीजिए और डेली देखते रहो। और ये देखो, आदमियों को तो गर्मी में दिक्कत होगी, बट ये हमारी फैक्ट्री वगैरह नहीं चलेंगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगा तो आदमियों को काम भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे इसके फैक्टर अटैच हैं इससे। बाय।